हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानने से पहले आपको डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। उसको ट्रिक वाइज पूरा रखना नहीं है, उसको ट्रिक वाइज याद करना है, ठीक है, अपना दिमाग लगाना है उसमें। तो चलिए रिकॉल करते हैं 3D के इलेक्ट्रॉनिक 3D 4D एवं 5D के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। देखिए, सबसे पहले तो आपको 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। स्कूल टीचर वेरी कूल, मांगे फीस कोई नहीं कहाँ जाए, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये याद होना चाहिए। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ठीक है। परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होना चाहिए कंठस्थ, ठीक है। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D1 4s2, 3D2 4s2, डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पे लिखा। अब क्या करना है, आपको ऊपर से नीचे याद करना है, ऊपर से नीचे याद करना है। जैसे स्कैंडियम के नीचे आता है इट्रियम, टाइटेनियम के नीचे जिर्कोनियम, जिर्कोनियम के नीचे हाफनियम, ठीक है। स्कैंडियम के नीचे कौन आता है, इट्रियम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, ये याद होना चाहिए। वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेनम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन होता है। उसी प्रकार से मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथियम, ऑस्मियम, फेरूस बोलते हैं, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। उसके बाद यहाँ पे आता है निकल, देखो जिंक, कैडमियम के बाद आता है यहाँ पर मरकरी, और यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, और यहाँ पे आता है गोल्ड, और यहाँ पे निकल। निकल के नीचे क्या आता है बताइए, निकल के नीचे पैलेडियम और प्लेटिनम। क्या आता है, पैलेडियम और प्लेटिनम। इतना आपको याद होना चाहिए, ऊपर से नीचे याद होना चाहिए, ऊपर से नीचे याद होना चाहिए। ऊपर से नीचे याद करने में फायदा यह है कि यदि आपको क्वेश्चन में यदि पैलेडियम का पूछ दिया, चलो प्लेटिनम का पूछ दिया, प्लेटिनम का पूछ दिया, तो आपको निकल का तो याद है 3D8 4s2। 3D के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी D8 होगा और S2 होगा। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो गया। 3 है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 5D8 होगा, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पर 6 आएगा तो 6s2। देखो, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया आपका। यदि मान लीजिए आपको रुथियम का पता नहीं है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, नहीं परमाणु क्रमांक पता है, तो आपको बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन बनाने में केवल और केवल चाहिए बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपको रुथियम का पता नहीं है तो 3D6 4s2 है, जानते हो। 3D के बाद क्या आएगा 4D6 और 5s2, निकल गया किसका, रुथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक से याद करना है, ट्रिक आपको पता होना चाहिए। तो आप एग्जाम हॉल में भी पीछे तरफ रब कार्य करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑटोमेटिक निकल आएगा, और याद कर सकते हो तो और बेटर बात है, अच्छी बात है। तो ये याद होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानने से पहले। क्लियर है? चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको बहुत। देखो, इसको सबसे पहले तो एल पॉलिंग ने 1930 में दिया था, जो कि पुस्तक में दिया रहता है। सन और साइंटिस्ट का नाम आप अपने मन से इंक्लूड कर लेना वहां पे पुस्तक को देख के, या ठीक है। तो इसका जो मेन पॉइंट है, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ। पहला जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, सारे मेन पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ आपको, मेन पॉइंट, सारे के सारे मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि लिगेंड और केंद्रीय धातु के मध्य, किसके मध्य, लिगेंड
और केंद्रीय धातु के मध्य, केंद्रीय धातु के मध्य। आप भी कॉपी पेन पकड़ के नोट करते जाएंगे साथ ही साथ। लिगेंड और केंद्रीय धातु के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यह होगा पहला पॉइंट। और यहाँ पर जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट टाइप का होता है, कोऑर्डिनेट टाइप, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है और यहाँ पर जो कोवेलेंट होता है वो कोऑर्डिनेट टाइप का बंध होता है। और कोऑर्डिनेट उपसहसंयोजी बंध जिसको बोलते हैं। अब यह कैसे बनता है उपसहसंयोजी बंध? देखिए, उपसहसंयोजी बंध यहाँ पर मान लीजिए मेटल है, और मेटल का जो ऑर्बिटल है वो खाली होता है, और लिगेंड का जो ऑर्बिटल होता है वो फुल फिल होता है, इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण होता है। तो ये लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देगा, यह लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप जो बंध बनता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बंध बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर मेटल का ऑर्बिटल, हाफ फिल, मेटल का ऑर्बिटल अर्धपूर्ण लिखता हूं, ठीक है। हाफ फिल यानी अर्धपूर्ण होता है, जबकि लिगेंड का ऑर्बिटल फुल फिल होता है, पूर्ण होता है, अर्धपूर्ण होता है, या जबकि लिगेंड का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अर्धपूर्ण भरा हुआ रहता है, जबकि लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट, लिगेंड का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। अब देखिए, ओवरलैपिंग अतिव्यापन के फलस्वरूप मेटल और लिगेंड में अतिव्यापन के फलस्वरूप कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और अतिव्यापन जितना अधिक होगा, ठीक है, अतिव्यापन जितना अधिक होगा, बंध की प्रबलता भी उतनी ही होगी, मतलब अतिव्यापन बंध की प्रबलता के सीधे समानुपाती होता है, अब देखिए, यहाँ से हम समीकरण भी निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि समन्वय संख्या का मान, देखिए जो मेटल होता है, हमने देखा था कि जो समन्वय यौगिकों में लिगेंड जो है मेटल को घेरे रखता है, इस प्रकार से लिगेंड मेटल को घेरे रखता है। तो जितना लिगेंड के द्वारा घिरा हुआ रहता है मेटल, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि समन्वय संख्या का मान, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे मैंने संकरण, हाइब्रिडाइजेशन संकरण लिख रहा हूं, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पर शेप लिख रहा हूं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 आया, समन्वय संख्या का मान 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 हो सकता है, d3s हो सकता है, या dsp2 हो सकता है। 3 संकरण हो सकते हैं।
संकरण का मान 3 हो सकता है यदि समन्वय संख्या का मान 4 आया। केंद्रीय धातु को 4 लिगैंड यदि घेरे हुए हैं, कितने लिगैंड? 4 लिगैंड यदि घेरे हुए हैं तो संकरण का मान sp3 हो सकता है, D3S हो सकता है या DsP2 हो सकता है और शेप बनेगा टेट्राहेड्रल, यहाँ पर चतुष्फलकी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम साइज बनता है और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर। वर्ग समतली संरचना, वर्ग समतली संरचना, टेट्राहेड्रल मतलब होता है चतुष्फलकी संरचना का निर्माण होता है। ये तो हो गया समन्वय संख्या 4 हो गया। यदि आपको समन्वय संख्या का मान 5 मिले, कितना मिले? समन्वय संख्या का मान यदि 5 मिले तो यहाँ पे जो संकरण होता है वो होता है sp3d और कौन सी संरचना बनती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है sp3d के बाद। ठीक है, sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है। अब यदि समन्वय संख्या का मान 6 आया तो क्या होगा? समन्वय संख्या का मान यदि 6 आया, देखिए समन्वय संख्या का मान यदि यहाँ पर 6 आता है तो यहाँ पे बनता है sp3d2, इसको बोलते हैं यहाँ पर sp3d2 संकरण बनता है। अष्टफलकी संरचना तो बनती है लेकिन यहाँ पे बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण होता है, बाह्य कक्षक संकुल, पूरा लिखना बाह्य कक्षक संकुल लिखना। और यहाँ पे D2sp3 संकरण बने, D2sp3 संकरण यदि होगा तो यहाँ पे आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है, आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया है आप लोगों के लिए कि यदि sp3d2 संकरण हुआ, समन्वय संख्या का मान 6 आया और sp3d2 संकरण हुआ तो बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण होता है। ये नया पॉइंट है आप लोगों के लिए। और D2sp3 संकरण हुआ तो आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है, आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हो गया 1, 2, 3 और 4 पॉइंट। ये संकरण आपको कंठस्थ मौखिक रूप से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारा संकरण जो मैंने यहाँ पे लिखाया है मौखिक रूप से आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्लियर है? ये सारा थ्योरी पार्ट, तभी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट को अच्छे से कर पाएंगे और प्रश्नों को कर पाएंगे, उदाहरण को समझ पाएंगे। इसलिए थ्योरी पार्ट को जानना जरूरी है। ये तो हुआ 4 पॉइंट, 2 पॉइंट और बाकी है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का? मिटाता हूं यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखिए, चार पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या कहता है? इसकी सहायता से हम डायपोल मोमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से, केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सहायता से, इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम निकाल सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का मान। और द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वह होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन होता है। यदि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन का मान 0 आया तो म्यू का मान भी 0 बोर मैग्नेटॉन आता है। यदि n का मान 1 आया तो म्यू का मान आता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यदि n का मान 2 आया तो म्यू का मान आएगा 2.83 बोर मैग्नेटॉन। और यदि n का मान 3 आया
तो म्यू का मान आता है 3.9। क्लियर है। और यदि n का मान 4 आया तो म्यू का मान आता है 4.9 और n का मान 5 आया तो म्यू का मान आता है 5.9। ये भी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्लियर है। ये द्विध्रुव आघूर्ण में यदि n का मान 0 है, n का मान 1 है, n का मान 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो म्यू का मान क्या क्या आएगा आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्लियर है। अब इतना जानने के बाद एक महत्वपूर्ण और है, लास्ट जो पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके आधार पर देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार लिगेंड को दो भागों में बांटा गया है। पहला देखिए लिगेंड को दो भागों में बांटा गया है। वह लिगेंड कौन कौन से हैं? लिगेंड को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वीक लिगेंड, दुर्बल लिगेंड, एक को बोलते हैं दुर्बल लिगेंड और दूसरा कहलाता है प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड। जो दुर्बल लिगेंड है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं कर सकता। किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं कर सकता। जबकि प्रबल लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन कर सकता है। याद रखना। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। पहला दुर्बल लिगेंड और नेक्स्ट होता है प्रबल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन प्रबल लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखाया आपको मौखिक रूप से कंठस्थ रूप से याद होना चाहिए। अब देखिए इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या उपयोगिता है, देख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या उपयोगिताएं हैं थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यदि मैं इसकी उपयोगिता की बात करूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की उपयोगिता, तो पहला उपयोगिता है इसकी सहायता से हम संकरण निकाल सकते हैं। यदि संकरण निकाल सकते हैं तो फिर क्या निकाल सकते हैं? शेप या जियोमेट्री भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल की शेप या जियोमेट्री भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम डायपोल मूवमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। डायपोल मूवमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि डायपोल मूवमेंट पता हो गया तो जो यौगिक है वह डाईमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, यह भी हमें पता चल जाएगा। प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय है, इसका मान भी हमें प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, यह भी हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा मैंने जो 6वां संकरण दिखाया था, यदि समन्वय संख्या का मान 6 है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा या बाहर कक्षक संकुल बनेगा, यह भी हमें पता चल सकता है। यहाँ से आंतरिक कक्षक संकुल या बाहर कक्षक संकुल का मान भी हमें पता चल जाता है। तो इतने पॉइंट हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम इन सारे चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको एक टेबल याद होना चाहिए। ये टेबल याद होगा तभी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन चाहे वो कहीं से भी पूछ ले आप आसानी से निकाल सकते हैं इन सारे इंफॉर्मेशन को। तो मैं यहाँ पर टेबल लिख रहा हूँ, टेबल को साथ साथ कॉपी में नोट करते जाएंगे। देखिए हो सकता है इधर मैं क्वेश्चन करूंगा, इधर मैं टेबल बना देता हूँ, इतने पार्ट में मैं टेबल बनाता हूँ, इधर क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे, कोई भी समन्वय युग्मित आपको क्वेश्चन में दे, ये आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेटल को देखना है। किसको देखना है? धातु को देखना है, मेटल को देखना है। मेटल यदि 3D सीरीज का हो, या तो वह 3D सीरीज का हो सकता है या 4D या 5D श्रेणी का हो सकता है। कॉम्प्लेक्स देखो, सबसे पहले आपको किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स दे क्वेश्चन में, किसी प्रकार का यौगिक दे, उस यौगिक का सबसे पहले मेटल देखना है, केंद्रीय धातु को देखना है। या केंद्रीय धातु 3D श्रेणी का हो सकता है या 4D या 5D श्रेणी का हो सकता है। यदि 3D श्रेणी का हुआ, 3D श्रेणी का हुआ तो हमें क्या देखना है? केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है। और केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था दो हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +3 या इक्वल टू +3 हो सकती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट का मान ग्रेटर देन +3 हो, +3 से अधिक हो ऑक्सीकरण अवस्था का मान केंद्रीय धातु का। तो यदि ऑक्सीकरण अवस्था का मान +3 से कम हो या बराबर हो तब आपको देखना है लिगेंड। क्या देखना है? लिगेंड। तब हमको देखना है लिगेंड। और यह लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है दुर्बल लिगेंड, और यह दुर्बल लिगेंड में क्या क्या आते हैं? दुर्बल लिगेंड में आते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आते हैं, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। OH में NH आता है, C2O4 2 में NH आता है, ऑक्सीजनेटेड आयन आता है। ये सारे क्या हैं? आपके दुर्बल लिगेंड हैं। इनको छोड़कर सारे के सारे किसमें आते हैं? प्रबल लिगेंड के अंतर्गत आते हैं, प्रबल लिगेंड में आते हैं। अब देखिए, यदि प्रबल लिगेंड हुआ, दुर्बल लिगेंड है, ये दुर्बल लिगेंड के बारे में मैंने क्या बताया था? ये दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि प्रबल लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, यहाँ पे भी परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन यहाँ पे भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन यहाँ पर भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन यहाँ पर भी हो सकता है, परिवर्तन यहाँ पर भी हो सकता है। अब देखिए, ये टेबल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कॉम्प्लेक्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यदि आपको एप्लीकेशन पार्ट करना है तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला काम है कि कोई कॉम्प्लेक्स यदि क्वेश्चन में दिया हो तो उसका केंद्रीय धातु को देखना है। केंद्रीय धातु में दो पार्ट आते हैं, 3D श्रेणी का हो सकता है केंद्रीय धातु, या 4D या 5D श्रेणी का हो सकता है। यदि 3D श्रेणी का होगा तो केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को देखना है। यदि +3 से कम या बराबर हो तो लिगेंड देखना है, और दुर्बल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं कर सकता, नहीं करना है, और प्रबल लिगेंड हो तो मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन हो सकता है। उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट का मान +3 से अधिक हो तो यहाँ पर भी परिवर्तन होगा, और 4D श्रेणी का हो तो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होगा। क्लियर है इतना? चलो क्वेश्चन देखते हैं, जरूरी है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, NiCl4 2 NiCl4 और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है पहला संकरण, दूसरा ज्योमेट्री निकालना है, संकरण निकालना है, डायपोल मोमेंट का मान निकालना है और चुंबकीय व्यवहार का मान निकालना है, चुंबकीय प्रकृति का मान भी हमें निकालना है। सारा का सारा क्वेश्चन मार्क, ये चारों को निकालना है। अब किस प्रकार से निकालेंगे? संकरण भी निकालेंगे, ज्योमेट्री भी निकालेंगे, डायपोल मोमेंट भी निकालेंगे और चुंबकीय प्रकृति भी निकालेंगे। तो मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा? देखो आंसर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मेटल देखो, यहाँ पे टेबल दिया है, यहाँ पे यूज करो। मेटल आया है, इस मेटल में सबसे पहले मेटल लिखना है, सॉरी कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले मेटल लिखना है। तो मेटल लिखो निकल, यदि निकल है तो कौन से श्रेणी का है? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो ये है 3D श्रेणी का। निकल कहाँ का है? 3D श्रेणी का है, 3D श्रेणी का है। अब जब 3D श्रेणी है तो केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी निकल का? x मानो -4 इक्वल टू -2, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो गया +2। ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गया? +2। तो कहाँ पे आएंगे? इधर आएंगे। +3 से कम हो गया तो क्या लिखना है हमें? लिगेंड। और लिगेंड में देखो, यहाँ पर क्लोरीन है, तो जब लिगेंड क्लोरीन यहाँ पर है, दुर्बल लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन हो नहीं कर सकता। तो निकल का देखो, निकल का होता है 3D8, 4s0, 4d0, 4p0, ठीक है, 4p0 और 4d0, इतना तो होता है ना। अब क्या करेंगे? 3d8 बोला है, तो अब निकल का जो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बनाओ। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कितने ऑर्बिटल? 5। एस में 1 और पी में कितने होते हैं? 3। 1 2 और 3, ये हो गया 1 2 3। हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन भर गया। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन भर गया तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ये यहीं पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। हमें इस निकल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 क्लोरीन को फिलअप करना है, 4 क्लोरीन को फिलअप करना है। NiCl4, 4 क्लोरीन कहाँ आएगा? 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ और 1 क्लोरीन यहाँ। 4 ऑर्बिटल तो खाली है, D तो खाली नहीं है उधर, तो 1 S और 3 P यहाँ पर बनाए। यहाँ पर कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण। तो संकरण का मान sp3, तो चतुष्फलकीय आकृति होगी, चतुष्फलकीय आकृति होगी। अब चतुष्फलकीय आकृति है, एडमिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n का मान 2, तो म्यू का मान 2.83 हो गया। और चुंबकीय प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति की होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति की होगी। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, आपको यदि समझ में नहीं आए तो ये टेबल तो पहले याद होना चाहिए। अब देखो, यदि क्वेश्चन में दे दिया NiCl4 2 इस यौगिक में संकरण का मान निकालो, शेप या जियोमेट्री का मान निकालिए, डायपोल मोमेंट का मान कैलकुलेशन कीजिए और चुंबकीय प्रकृति का मान कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको मेटल देखना है। मेटल देखो D ब्लॉक का है, 3D ब्लॉक का है। 3D है तो इधर आना है, उधर जाना नहीं है, इधर आना है। जब 3D इधर है तो केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को देखना है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को देखना है।
ऑक्सीकरण अवस्था निकाले हमने +2 आया, +2 आया तो कहाँ आ जाएंगे, +3 से कम या बराबर। तो लिगेंड देखना है, लिगेंड दुर्बल लिगेंड है, क्लोरीन है दुर्बल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन नहीं करना है। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पर लिखा है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आने वाला लिगेंड जो क्लोरीन लिगेंड है वो रिक्त ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक S और 3p संकरण भाग लिया, इसीलिए यहाँ पर sp3 संकरण हुआ, आकृति चतुष्फलकीय हुई। n का मान 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो म्यू का मान 2.83 होगा और अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो आई होप पहला उदाहरण आपको समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं NiCN4 2 NiCN4 2 नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण दूसरा चलिए देखते हैं। उदाहरण दूसरा NiCN4 2 अब हमें इसमें क्या निकालना है, संकरण भी निकालना है, फिर आकृति भी निकालनी है, संकरण निकालना है, आकृति निकालना है, डायपोल मोमेंट का मान कैलकुलेशन करना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है, मेटल क्या है भाई, यहाँ पे निकल कहाँ का है, 3D का है। अब जब 3D का है तो क्या निकालना है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था इसकी निकलेगी +2 निकलेगी, तो कहाँ आना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम में आना है। तो क्या देखना है हमें, लिगेंड देखना है। लिगेंड देखो, प्रबल लिगेंड या दुर्बल लिगेंड, प्रबल लिगेंड तो मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होगा, मतलब 3D8 4S0 4P0 4D0। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे आएगा डी ब्लॉक 1 2 3 4 5, S में आता है 1 ऑर्बिटल, P में आता है 3 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन मैंने कहा CN है, साइनाइड आयन है, साइनाइड कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होगा और परिवर्तन होके क्या होगा, यहाँ पर परिवर्तन होके देखिए यहाँ पर ये जो है युग्मित हो जाएंगे। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिख रहे हैं, वो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फिलअप हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। तो आपको अभी समझ में आया कि मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तन से क्या तात्पर्य है और परिवर्तन नहीं होने से क्या तात्पर्य है। तो ये हो गया परिवर्तन। अब जब परिवर्तन हो गया तो कितना साइनाइड भरना है, हमें 4 साइनाइड फिलअप करना है। तो 1 साइनाइड यहाँ, 1 साइनाइड यहाँ, 1 साइनाइड यहाँ, 1 साइनाइड यहाँ, 4 साइनाइड फिलअप हो गए, बंद बना लिए केंद्रीय धातु से बंद बना लिए। तो देखो 1 D 1 S और 2 P, कौन सा संकरण, DsP2 संकरण निकल गया DsP2। अब इसमें वर्ग समतली इसकी संरचना बनेगी, कौन सी संरचना, वर्ग समतली संरचना बनेगी। वर्ग समतली संकरण का मान आ गया DsP2, आकृति निकल गई वर्ग समतली। म्यू का मान क्या आएगा, म्यू का मान आएगा 0, n का मान 0 है तो म्यू का मान 0, और अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय तो इसका मान आएगा प्रतिचुंबकीय, यह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और वर्ग समतली की संरचना बना देता हूं यहाँ पर NiCN और यहाँ पर भी आएगा CN और ये हो गया 2 -
तो ये होती है वर्ग समतली। तो आई होप आपको टेबल यूज करना यहाँ पर आया होगा। आपको अब हम जो है आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, विभिन्न प्रकार के और कई सारे उदाहरण देखेंगे और इसको और अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।